नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के विषय में। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके विषय में अलग अलग सिद्धांत दिए थे और जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डार्विन-डाना का अवतरण सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन्स एंड डानास। तो वैसे तो इसका उद्भव सन 1837 में हो गया था, परंतु 1842 में 5 साल बाद इसका एक संशोधित रूप हमारे सामने आया था। इससे पहले कैमिसो ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में हमें बताया था और इसे अवतरण सिद्धांत से जोड़ने का प्रयत्न भी किया था। परंतु अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत को डार्विन के नाम से ही जाना जाता है। लगभग इसी समय डाना ने भी इसमें कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिनको कि डार्विन-डाना के अवतरण के सिद्धांत के रूप में जोड़कर देखा गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति समुद्री तल के धसाव के कारण होती है। धसाव तथा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में समझा जा सकता है। पहली अवस्था की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत यह अधिक तथा तट के और कम होता है। इसका कारण यह है कि खुले समुद्र में प्रवाल भित्तियाँ प्रथम अवस्था में प्रवालों की उत्पत्ति छिछले सागरों में होती है और प्रवाल का विस्तार समुद्र की ओर अधिक होता है तथा तट की ओर कम होता है। इसका कारण यह है कि खुले समुद्र में प्रवाल की वृद्धि के साथ साथ पर्याप्त लवणता तथा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाते हैं। तट की ओर प्रवालों की कमी वृद्धि के कारण तट तथा प्रवाल के बीच छिछले जल की झील बन जाती है, जिसे लैगून कहते हैं। इस अवस्था क ख रेखा द्वारा दर्शाई गई है। इसमें तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंजिंग रीफ गहरी तथा आभा द्वारा दिखाई देती है। सेकंड जो इसकी सिचुएशन होती है, इसमें धसाव प्रारंभ हो जाता है। धसाव के कारण आधार के प्रवालों की मृत्यु हो जाती है और ऊपर के प्रवाल समुद्र तल से नीचे अधिक गहरे हो जाते हैं। मरे हुए प्रवालों पर नए प्रवाल पैदा होने शुरू होते हैं, अर्थात एक बैलेंस सा बन जाता है कि ऊपर के प्रवालों में वृद्धि होती है। प्रवाल की वृद्धि धसाव की गति पर निर्भर करती है। धसाव के कारण लैगून चौड़ी हो जाती है और तटीय प्रवाल भित्ति द्वीप के चारों ओर फैलकर अवरोधक बैरियर रीफ का रूप धारण कर लेती है। तो ये हमने एक डायग्राम भी इसमें दिखाया गया है। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और ये डार्विन-डाना के अवतरण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। थर्ड जो पोजीशन हमारी आती है, इस अवस्था में बहुत अधिक तीव्र धसाव शुरू हो जाता है और द्वीप जलमग्न हो जाता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति वलयाकार प्रवाल का रूप धारण कर लेती है और इसके अंदर केवल लैगून रह जाते हैं। कभी कभी इस लैगून के अंदर छोटा सा द्वीप भी बन जाता है, जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। डार्विन के अनुसार प्रवाल द्वीप का निर्माण निरंतर धसाव होने से होता है और यही कारण है कि प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रशांत महासागर के गहरे समुद्रों में होता है। इसको भी हमने इस डायग्राम के द्वारा दर्शाया है। अब भाई क्या क्या एविडेंसेस हैं जो इसके फेवर में जाते हैं, तो सबसे पहला जाता है अवतरण के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ सब्सिडेंस। इनमें क्या है कि प्रवाल क्षेत्रों में अवतरण के बहुत सारे हमें प्रूफ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग के ग्रेट बैरियर रीफ तथा इंडोनेशिया के पूर्व में जलमग्न घाटियाँ अवतरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और प्रशांत महासागर में अनेक ज्वालामुखी शिखर जलमग्न सब्सिडेंस हुए खड़े हैं। एक है भृगु रहित तट, नॉन क्लिफ्ट शोर्स। डेविस ने सन 1928 में बताया कि प्रवाल भित्तियों वाले द्वीपों के निकट भृगु नहीं बनते हैं। इससे अवतरण के सिद्धांत की पुष्टि होती है, क्योंकि भृगु केवल स्थिर तट पर ही बनते हैं। अवतरण से जलमग्न तट बनते हैं और लहरों की अपरदन क्रिया से जो भृगु बनता है वह जलमग्न हो जाता है। डाना महोदय का विचार था कि जलमग्न तट अवतरण के पक्ष में स्वयं एक अच्छा एविडेंस है। एक होता है असंगतियाँ। इन असंगतियों में अनकन्फर्मिटीज़ में क्या होता है कि अवतरण की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें चट्टानों के आधार अपरदन व कारण अपरदन तल बन जाते हैं। इस प्रकार मूल चट्टानों के आधार तथा प्रवाल भित्ति के बीच असंगतियाँ पाई जाती हैं, जो अवतरण का प्रमाण है। छिछले लैगून, स्थलखंड और प्रवाल भित्तियों के बीच स्थित लैगून का निरंतर छिछला बना रहना अवतरण की पुष्टि करता है। यदि अवतरण ना होता तो प्रवाल भित्तियों से अपरदन द्वारा पर्याप्त पदार्थ लैगून को भर देता। नेक्स्ट है गहरा छेद।
डीप बोर सन 1904 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एलिस द्वीपों में फुनाफुटी, हम बात करते हैं फुनाफुटी के द्वीप वलय के लगभग 340 मीटर गहरा छेद खोदा गया। इतनी ही अधिक गहराई पर प्रवाल का कंकाल का पाया जाना अवतलन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। अवतलन के सिद्धांत को ना माना जाए तो 340 मीटर की गहराई पर प्रवाल नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रवाल का विकास 100 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं हो सकता। और 6th है हमारा जलमग्न तट रेखा। प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्रों में जलमग्न तट रेखा का पाया जाना भी अवतलन के सिद्धांत को प्रूव करता है। प्रवाल भित्तियों की आकृतियाँ, भाई जिस प्रकार की प्रवाल भित्ति जैसे कि मोटी होती है तो ऊपर की ओर बढ़ने से इसकी मोटाई कम होती जाती है, और यह सिद्ध करता है कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण का अवतलन के साथ गहरा संबंध है। एक है डोलोमाइटीकरण। बात करेंगे हम डोलोमाइटीकरण की, तो प्रवाल के कंकाल के चूने के पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि चूने के कुछ भाग का अपरदन हो जाए तो उसके स्थान पर मैग्नीशियम का निक्षेप हो जाए तो उस चूने के पत्थर को डोलोमाइट, और इस प्रक्रिया को डोलोमाइटीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल छिछले जल में ही संभव होती है, गहरे जल में यह संभव नहीं होती। और फुनाफुटी के छेद से प्राप्त चूने के पत्थर से पता चलता है कि स्कीट्स महोदय ने भी इस बात को बताया कि चूने के पत्थर का डोलोमाइटीकरण हो चुका है। इतनी अधिक गहराई पर चूने के पत्थर का डोलोमाइटीकरण होना केवल अवतलन के सिद्धांत द्वारा ही समझाया जा सकता है। 9th हम बात करेंगे इसमें मालिनग्राफ तथा गार्डियर के विचार। गार्डिनर और मालिनग्राफ ने कहा कि प्रवाल के जमा होने से इसका आधार धंस जाता है, और यह विचार अवतलन के सिद्धांत के अनुकूल माना गया है। अब इसके विपक्ष में, भाई ये तो हमारे फेवर में हो गया, अब इसके ऑपोजिशन में क्या पक्ष दिए गए हैं। नंबर 1 दिया है अवतलन के अपर्याप्त प्रमाण। कई विद्वानों ने विचार व्यक्त किया कि प्रवाल की उत्पत्ति का अवतलन से कोई संबंध नहीं है। एगासीज तथा सैम्पर ने बताया कि प्रवाल भित्तियाँ कई ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ पर अवतलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत ये भी पता चला है कि वास्तविक वलयाकार प्रवाल भित्तियों से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर हाल ही में 120 से लेकर 150 मीटर का उत्थान हुआ है। और नेक्स्ट है लैगून की उत्पत्ति, जो कि इसके ऑपोजिशन में जाती है कि 20 से लेके 25 फैदम गहरे तथा कई किलोमीटर चौड़े लैगून पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति को अवतरण द्वारा नहीं समझाया जा सकता। नेक्स्ट है अवरोधक तथा तटीय प्रवाल भित्तियों का साथ साथ पाया जाना। यह तटीय अवरोधक तथा वलयाकार प्रवाल भित्तियों का विकास क्रमानुसार अवतलन की विभिन्न दशाओं में एक द्वीप के सहारे एक ही प्रकार के प्रवाल होने चाहिए। क्यूनेक महोदय ने सन 1950 में ऐसे प्रवाल क्षेत्रों का वर्णन किया जहाँ प्रवाल भित्तियों के साथ साथ अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं। यह अवतलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। मरे का स्थिर स्थलीय सिद्धांत। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं हम मरे का। मरे महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया वो दिया था स्थिरता के आधार पर। केवल इन्होंने इसमें एक ही बात बताई थी कि जब उन्होंने प्रशांत महासागर में कई ऐसी जलमग्न ज्वालामुखी पहाड़ियाँ पाई जिन पर चूना था। 1880 में मरे महोदय ने ज्वाला प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर स्थल सैंडस्टिल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मरे का विचार था कि समुद्र में अनेक ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ समुद्र तल से ऊपर तथा कुछ समुद्र तल से नीचे होती हैं। प्रवाल 30 फैदम की गहराई पर पनपते हैं और स्थलखंड एवं सागर स्थित हैं। यह अनिवार्य नहीं कि सभी ज्वालामुखी चोटियाँ, चबूतरे अथवा द्वीप 30 फैदम की गहराई पर ही हो। इससे कम या अधिक गहराई वाले भाग को 30 फैदम की गहराई निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। समुद्र तल के ऊपर की चोटियों को समुद्री लहरें काट कर नीचा कर देती हैं। समुद्र 30 फैदम से कम गहराई वाले भाग घुलन एवं अपरदन क्रिया द्वारा इस गहराई को प्राप्त करते हैं। 30 फैदम से अधिक गहराई वाले ज्वालामुखी भागों में पैलेज़ोइक सिंधु पंख का निक्षेप हो जाता है, जिससे लगभग 30 फैदम की गहराई को प्राप्त कर जाते हैं।
जब 30 फैथम की गहराई प्राप्त हो जाती है तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और प्रवाल अपनी बस्तियों बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार एक तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तटीय प्रवाल भित्ति के निरंतर विकास होने पर अवरोधक भित्ति का निर्माण होता है। अवरोधक भित्ति का विकास चारों ओर होता है जिससे वलयाकार भित्ति बनती है। वलयाकार भित्ति के निर्माण विलियन सॉल्यूशन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से मरे ने अपने सिद्धांत पर इन निम्नलिखित बातों पर विचार किया। अब मरे के स्थिर स्थलीय सिद्धांत के फेवर में जो हमारे पास पॉइंट्स आए बच्चों, उसमें नपता अवतलन के दोषों से मुक्त, जलमग्न ज्वालामुखी चोटियाँ, विलयनशीलता एवं लैगून, अन्य वैज्ञानिकों का समर्थन। अब ऑपोजिशन में जो आए वो आए जलमग्न चबूतरे, भू आकृति के नियमों का उल्लंघन, अपरदन तथा निक्षेप साथ साथ, और साथ ही साथ इसमें आया आपके पैलियोजोइक निक्षेपों का तीव्र ढाल, प्रवालों की गहराई, लैगूनों की गहराई, विलयन क्रिया को अनावश्यक महत्व और विलयन की दर। ये हमने इसके फेवर में भी पक्ष दिए और इसके ऑपोजिशन में भी हमने अपने तर्क दिए। तो दोनों का सिद्धांत आपने पढ़ा, इस पर आप अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।